गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी में नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी बुक में यूनिट नंबर 4 दे रखी है। बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी। तो आज हम यूनिट नंबर 4 जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, ये जो यूनिट है इसमें आपके एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इसकी जो नंबरिंग है वो 5 नंबर की है, जिसमें 3 चैप्टर आपके इंक्लूड है। क्लियर है? तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी का यानी कि जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? सामान्य परिचय। आपको इसके बारे में सामान्य परिचय मिलेगा, सामान्य जानकारी मिलेगी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, किसने इसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन किया था, कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद है, इसके क्या क्या लाभ है। तो सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, तो 2 वर्ड से बना हुआ है, जैव प्रौद्योगिकी दो वर्ड कौन कौन से? एक वर्ड तो हो गया आपका बायो, और एक क्या हो गया वर्ड सेकंड आपका टेक्नोलॉजी। तो जो शब्द है आपका जैव प्रौद्योगिकी, यह है जैव प्रौद्योगिकी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब आप जानते हैं सजीव, और सजीव के क्या क्या आधारभूत लक्षण है इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, संवेदनाएं, ये सब सजीवियों के लक्षण है। तो सजीव और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीक। यदि हम तकनीकों का प्रयोग सजीवों के साथ करें, यदि आप टेक्नोलॉजी को सजीवों के साथ ऐड कर दे और मनुष्य के हित की बात करें, तो उसे हम क्या बोल देंगे? बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, क्या मतलब होगा बायोटेक्नोलॉजी का कि जीवों में संपन्न होने वाले सारे प्रक्रमों को आप तकनीकी की सहायता से क्या कर रहे हैं? मानव उपयोगी उत्पादों के निर्माण में काम में ले रहे हैं। इसे क्या बोल देंगे हम? जैव प्रौद्योगिकी। क्या बोला इसे? जैव प्रौद्योगिकी। तो क्या हुआ इसका मतलब? यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन, जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा, सजीवों में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रक्रमों का उपयोग कर, तो क्या कहा हमने? सजीवों में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रक्रमों एवं तकनीक का उपयोग कर मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना। जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। देखिए, क्या होगा इसकी परिभाषा? सजीवों में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रक्रमों के साथ यदि हम तकनीक का उपयोग करें और इसका उपयोग करके मानव के लिए कैसा काम करना है? उपयोगी। हमें इसे मानव के लिए उपयोगी बनाना है, ना कि विनाशकारी। ठीक है? तो सजीवों में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रक्रमों एवं तकनीकी के उपयोग से, दोनों का सम्मिलित उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना क्या कहला रहा है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। सिंपल शब्दों में यदि हम इसे कहना चाहें तो जीवों के साथ तकनीकी का समावेश। इसे हम और कैसे कह सकते हैं? जीवों के साथ तकनीकी का समावेश। तकनीकी का समावेश, इसे हमने क्या कह दिया? जैव प्रौद्योगिकी। जैसे हमने बात की दूध से दही का निर्माण, दूध से दही का निर्माण।
तो जब दूध से दही का निर्माण होता है तो देखिए इसमें क्या होगा, दूध से दही के निर्माण के लिए आपको पता है एक बैक्टीरिया काम में आता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, दूध की प्रोटीन का क्या कर देता है, स्कंदन कर देता है। क्लियर है? और किसका निर्माण हो जाएगा, दही का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए यदि आप एक बड़े स्तर पर या औद्योगिक स्तर पर दही का निर्माण करके उसको मार्केट में बेच रहे हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगती है। हमको पता है जैसे सरस डेयरी है या लोटस डेयरी है, यहाँ पे दूध से दही बन रहा है, पनीर बन रहा है, मक्खन बन रहा है, तो इसके लिए आपको अलग अलग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो ये जो तकनीक है इसी को हमने क्या बोल दिया है, जैव प्रौद्योगिकी। अब देखिए यदि हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होगा कि हमें कौन से जीव के कौन से केमिकल का उपयोग करना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें बायोकेमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जैव रसायनिकी का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ साथ किस सूक्ष्म जीव का उपयोग कर रहे हैं हम, उस सूक्ष्म जीव का जो जीवाणु है या कोई अन्य कवक है तो उसका क्या महत्व है, उसे हम कैसे संवर्धित कर सकते हैं, उसकी क्या क्या अनुकूल परिस्थितियां हैं या क्या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। यानी कि हमें माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ ही हमें इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित होती है, जैव रसायनिकी यानी कि बायोकेमिस्ट्री, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी एंड अभियांत्रिकी दैट मीन्स इंजीनियरिंग। तो जैव रसायनिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान और अभियांत्रिकी का सम्मिलित उपयोग करते हैं हम मनुष्य के फायदे के लिए, मनुष्य के उपयोग के लिए। क्लियर हुआ? ये जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, जो हम शब्द की बात कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, यह शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? यह शब्द सबसे पहले एग्रीकल्चर इंजीनियर थे हंगरी के, कॉल अरेकी। एक कृषि इंजीनियर, कृषि अभियंता थे, कॉल अरेकी, इनके द्वारा बायोटेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया गया था। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने से पहले हमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो आवश्यक थोड़ा सा एक इतिहास देखना होता है कि कौन से तथ्यों की या उपकरणों की खोज कब की गई। जैसे कि हमें पता है कोशिका की जो खोज थी किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जैसे कि हमने कहा कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। जबकि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जीवों की तो हमें जीवों में उपस्थित कोशिकांगों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, कोशिका के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या किया था, जीवित कोशिका को देखा था। फिर हमने कहा कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, स्लीडन एवं स्वाम के द्वारा दिया गया था। ये जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड है ये किसने दिया था सबसे पहले, कॉल अरेकी ने दिया था। इसी तरीके से हमने या वैज्ञानिकों ने एक प्रतिजैविक प्राप्त किया था, पेनिसिलिन। एक कवक होता है पेनिसिलिन नोटेटम, जिससे कवक प्राप्त किया था। तो ये जो प्रतिजैविक है पेनिसिलिन, इसकी सबसे पहले खोज किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा की गई सबसे पहले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इसी तरीके से हमें बहुत बायोलॉजी में बहुत खोज की गई है और धीरे धीरे इसमें रिसर्च चलती जा रही है और हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती जा रही है और नई नई ऐसी तकनीकें विकसित हो रही है। जैसे हम देखते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के लिए जब कोरोना की जांच होती है तो यहाँ पे एक पीसीआर का उपयोग किया जाता है। जब आप देखेंगे कोरोना की जांच में तो यहाँ पे आप पीसीआर मशीन का उपयोग देखते हैं। पीसीआर मशीन क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास डीएनए का एक छोटा खंड है तो उसकी आप कई कॉपी बना सकते हैं, बहुत सारी प्रतिलिपियां बना सकते हैं। इस पीसीआर का उपयोग ही आजकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में किया जाता है कि अपराधी कौन है इसकी पहचान करने में, या अमुक दंपत्ति की संतान कोई है या नहीं है उसकी जानकारी करने में। तो जैसे ये पीसीआर है, ये भी एक तकनीक है। इस पीसीआर तकनीक का उपयोग मनुष्य अपने उपयोग के लिए कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से बहुत सारी तकनीकें या बहुत सारी प्रक्रियाएं शामिल है
जिसके द्वारा हम मनुष्य के उपयोग के लिए विभिन्न रोगों का निदान कर सकते हैं या विभिन्न आवश्यक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पीसीआर के बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न, अब जैसे पीसीआर की खोज किसने की, इन सब तथ्यों के बारे में हम आगे देखेंगे। क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया था, कार्ल एरेकी ने। यदि हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी है, यह आज का टॉपिक नहीं है, हम आज नहीं पढ़ रहे। इससे पहले हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे या हमारे प्राचीन जो विद्वान थे, वो भी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, लेकिन उस समय उन्हें जैव प्रौद्योगिकी वर्ड की यानी कि शब्द की जानकारी नहीं थी। यदि हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में देखें तो जैव प्रौद्योगिकी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट के अध्ययन कर सकते हैं इसका? हम 2 भागों में। एक जैव प्रौद्योगिकी तो होती है परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। जो प्रथम है उसे हम क्या बोलेंगे? परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। जो परंपरागत है, जो बहुत प्राचीन समय से चलती आ रही है। और दूसरी है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो देखिए, परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी से हमारा क्या मतलब है? प्राचीन काल के समय देखिए, जैसे दूध से दही का निर्माण हुआ, ये हम आज से थोड़ी करते आ रहे हैं, प्राचीन काल से होता आ रहा है। शराब का निर्माण, कि हमें पता है कि जैसे गेहूं को, अनाज को, जौ को या अंगूर को सड़ाने गलाने से शराब का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव किण्वन की क्रियाविधि करते हैं। किण्वन क्या होता है? अवायवीय श्वसन। तो जैसे कि अगर हम परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, देखिए परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी में क्या आता है? दूध से दही का निर्माण, शराब का निर्माण, शराब का निर्माण। देखिए शराब के निर्माण में क्या होता है, जैसे गेहूं लिया आपने, गेहूं है, इसका सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में किण्वन कराया जाता है। किण्वन होता है फर्मेंटेशन। किण्वन में क्या होता है? अवायवीय श्वसन, कि वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? श्वसन की क्रियाविधि करते हैं। अब यहाँ पे आप कौन सा सूक्ष्म जीव, कौन सा जीवाणु काम में ले रहे हैं? अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं को उपयोग में ले रहे हैं। जैसे अलग अलग टेस्ट की आपकी बियर, विस्की, ब्रांडी, इनका निर्माण होता है। इसी तरीके से फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा ही हम किसका निर्माण करते हैं? ब्रेड का। यहाँ पे कवक की उपस्थिति में फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के किण्वन की क्रियाविधि किसमें शामिल है? परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी में। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं जैविक कंट्रोल की, जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण की क्रियाविधि में क्या होता है? जो हमारे कृषि के लिए हानिकारक सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों को किसी अन्य सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो उसे क्या बोल दिया? जैविक नियंत्रण। तो दूध से दही का निर्माण, शराब का निर्माण और जैविक नियंत्रण, ये परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। यदि हम आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की बात करें तो ये बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? बहुत ही खर्चीली, और इसमें बहुत ज़्यादा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी बहुत ही खर्चीली और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसमें जटिल तकनीकें काम में ली जाती है। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण, पुनर्योजी डीएनए का निर्माण। पुनर्योजी डीएनए के निर्माण में क्या होता है? एक जीव के डीएनए में हम किसी अन्य जीव का डीएनए जोड़ देते हैं। यदि आपने जो वास्तविक डीएनए है किसी जीव का, उसमें यदि आप फेरबदल कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, तो इस प्रकार के डीएनए को पुनर्योजी डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है।
रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन आपने चेंज कर दिया, उसे दोबारा बना दिया, तो इसे क्या बोल दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियर हुआ। तो पुनर्योजी डीएनए का निर्माण किसका एग्जाम्पल हो गया, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का, जिसे हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण को ही हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी में आगे देखिए, जैसे कि एकल क्लोनी प्रतिरक्षी का उत्पादन, एकल क्लोनी प्रतिरक्षी का उत्पादन, ऐसा हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। किसी रोग के लिए हम विशेष प्रकार की एकल क्लोनी प्रतिरक्षी, क्लोन का मतलब क्या होता है, सेम, सिमिलर, कि अगर आपकी कोई कोशिका से किसी जीव से उसका जैसा दूसरा जीव हूबहू प्रतिलिपि मिल जाता है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोन। तो एक जैसी क्लोन से बहुत सारे, एक ही जीव से बहुत सारे प्रतिरक्षी का निर्माण क्या हो गया, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का निर्माण। जैसे इसमें आगे हम बात करें जैव संवेदक, जिसे हम कहते हैं बायोसेंसर, जो जीवों में विभिन्न केमिकल संवेदनाओं को, विभिन्न रासायनिक संवेदनाओं को दर्शाता है। जैसे कि हम बात करते हैं डायबिटीज की, डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं मधुमेह। आपको पता है पहले मधुमेह का जो चेकअप था कि मधुमेह, किसी व्यक्ति के मधुमेह रोग है या नहीं। यदि हम मधुमेह की जांच कराना चाहते थे तो डॉक्टर क्या कहेगा कि आपको टेस्ट कराना है, एक खाली पेट, भूखे पेट कराना है और एक खाना खाने के बाद कराना है। आजकल हम क्या करते हैं, मधुमेह के इलाज के लिए एक मशीन आती है जिसके आगे एक चिप आती है, उसे जस्ट आप आपकी फिंगर में इंसर्ट कीजिए, उसको आपको हल्का सा पिंच करना है अपनी उंगली पर, और उससे क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है, फिर ग्लूकोज के स्तर में परिवर्तन हो जाता है डायबिटीज रोग में, तो उसको हम आसानी से जांच कर सकते हैं। तो क्या हो गई, जैविक संवेदनाओं को प्रदान करते हैं जैव संवेदक। इसी में हम बात करते हैं जैविक चिप की तथा बायोफिल्म की। ये सब किसके एग्जाम्पल है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के। अब देखिए, जो हम बात कर रहे हैं जैव संवेदक, जैविक चिप और बायोफिल्म, उनका अध्ययन तो हम इसी चैप्टर में करेंगे, जबकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका अध्ययन करेंगे। तो आगे जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम जैव संवेदक, जैविक चिप और बायोफिल्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।